रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपने पावर को यूज करते हुए ये डिक्लेयर किया कि हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन में अगर किसी भी तरीके के सुधार की संभावना ना हो तो उन्हें इंस्टेंट डिवोर्स ग्रांट कर दी जा सकती है। अब ये डिसीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्मली जो है डिवोर्स के प्रोसीडिंग्स फैमिली कोर्ट में फाइल किए जा सकते हैं और अगर म्यूचुअल कंसेंट से भी डिवोर्स हो रहा हो तो 6 से 18 मंथ्स तक का उसमें वेटिंग पीरियड होता है। तो आखिर ये इंस्टेंट डिवोर्स की बात सुप्रीम कोर्ट कैसे कर रहे हैं, इसका जवाब छिपा है आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और इस जवाब को ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले आर्टिकल 142 को समझना होगा। तो हे एवरीबॉडी, मैं हूं अन्वेषा और आप देख रहे हैं एएसएलसी इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल लूसिड स्ट्रीमिंग। तो आर्टिकल 142 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को एक यूनिक पावर देती है। पता है क्या? टू डू कंप्लीट जस्टिस। इसका मतलब क्या? नॉर्मली जब कोई भी केस कोर्ट में चल रहा होता है तो वो काफी लंबे समय तक खिंच जाता है। इसका रीजन ये है कि जिन स्टैट्यूट्स के अंदर वो केस चल रहा होता है उसमें रेमेडी या फिर यूं कहें तो प्रॉम्प्ट रेमेडी का कोई प्रोविजन मौजूद ही नहीं होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को ही ले लीजिए। इस सेक्शन के अंदर म्यूचुअल डिवोर्स का प्रोविजन दिया हुआ है, यानी कि जब हस्बैंड और वाइफ दोनों ही डिवोर्स के लिए राजी हो तो इस सेक्शन के अंदर वो डिवोर्स के डिक्री के लिए कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। पर देखिए, इस म्यूचुअल डिवोर्स के केस में भी 6 to 18 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है, जिस समय के दौरान हस्बैंड और वाइफ के बीच में कॉन्सिलिएशन कराने की कोशिश की जाएगी। कुछ केसेस में ये ठीक भी है क्योंकि पार्टीज खुद भी कंफ्यूज रहते हैं, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में जब हस्बैंड और वाइफ दोनों ही डिवोर्स के लिए राजी है तो उनको अननेसेसरी वेट कराने में कोई भी समझदारी की बात नहीं है। इससे क्या होता है कि एक अननेसेसरी डिले क्रिएट होता है, पर हिंदू मैरिज एक्ट में इस डिले को रिजॉल्व करने के लिए कोई भी प्रोविजन मौजूद ही नहीं है। तो ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट रेमेडी को एक्सटेंड करते हुए खुद ही इस टाइप के केसेस को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, यानी कि सिचुएशन डिमांड के हिसाब से वो पार्टीज के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है उसे हमेशा के लिए खत्म कर देती है। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस एंश्योर करती है। अब यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि जब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के तहत कोई भी ऑर्डर या डिक्री को पास करती है तो उसकी एनफोर्सेबिलिटी क्या रहती है। तो इसका जवाब काफी सिंपल है, क्योंकि अगर ये सेम ऑर्डर या फिर डिक्री हमारे इंडिया में मौजूद किसी दूसरे एक्ट के तहत पास की गई होती तो उसका जो एनफोर्सेबिलिटी होता वो सेम होगा इन केस ऑफ आर्टिकल 142, यानी कि ये ऑर्डर या फिर डिक्री पूरे इंडियन टेरिटरी में एनफोर्सेबल रहेगी। यानी हमारे एग्जाम्पल में ये डिवोर्स का जो डिक्री होगा उसकी एप्लीकेबिलिटी सेम रहेगी एज इफ उसे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पास किया गया हो। अब हम इस आर्टिकल के डिफरेंट स्कोप्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस आर्टिकल का स्कोप कुछ केसेस के थ्रू इवॉल्व हुआ है। और लास्टली इस आर्टिकल्स के क्रिटिसिज्म को हम डिस्कस करते हुए इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। 1962 में प्रेमचंद गर्ग वर्सेस एक्साइज कमिश्नर यूपी इस आर्टिकल के स्कोप को या फिर यूं कहे तो इसके बाउंड्री को डिफाइन करने के मामले में एक मेजर केस था। इस केस में मेजॉरिटी जज ने ये कहा कि जब भी सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल का यूज करते हुए कोई भी ऑर्डर या डिक्री पास करेगी तो उसे 2 चीजें एंश्योर करनी पड़ेगी। पहला तो ये कि वो ऑर्डर या फिर डिक्री फंडामेंटल राइट्स के साथ में इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, और दूसरा ये कि वो ऑर्डर किसी और सब्सटेंटिव लॉ को भी डिफीट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये कि कोर्ट को ऑर्डर पास करते वक्त ये ध्यान रखना होगा कि आर्टिकल 32 यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का प्रोविजन किसी भी तरीके से अफेक्टेड ना हो। इसके बाद 1991 में यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिस केस को हम कॉमनली भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से पहचानते हैं,
इस केस में भी इस आर्टिकल के स्कोप को फर्दर डिफाइन किया गया। कोर्ट ने ये कहा कि जो भी नॉर्मल हमारे स्टैट्यूट्स या फिर प्रोसीडिंग्स में प्रोहिबिशंस या लिमिटेशंस दिए गए हैं वो इस आर्टिकल के स्कोप में अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होने से मतलब ये निकल करके आता है कि कोई भी जो ऑर्डिनरी लॉज के प्रोविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ओवरराइड कर सकता है। पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है मदर लॉ ऑफ द लैंड है। कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा सुपीरियर है। इस एक्सटेंसिव प्रोविजन को क्रिटिसाइज करते हुए मेनली ये बोला गया कि ये प्रोविजन जो है काफी आर्बिट्ररी है और एम्बिग्यूअस है। क्लियरली कुछ भी इसमें डिफाइन नहीं किया गया है कि कोर्ट का पावर कितना है। तो इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट बड़े ही आसानी से अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर सकती है, और साथ में जब तक कंप्लीट जस्टिस टर्म को क्लियरली डिफाइन नहीं किया जाएगा तब तक इस प्रोविजन के मिसयूज होने का चांस और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसको जस्टिफाई करते हुए 1998 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में एपेक्स कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 142 के तहत जो भी पावर दिया जा रहा है वो पावर सप्लीमेंट्री है, यानी कि एक्स्ट्रा है। इस पावर को यूज करके किसी भी सब्सटेंटिव लॉ के प्रोविजन को ओवरराइड नहीं किया जाएगा। ना ही कोर्ट ऐसा कोई भी रेमेडी प्रोवाइड करेगी जो किसी स्टैट्यूट के थ्रू डायरेक्टली अचीव नहीं किया जा सकता है। 2006 में इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस आर्टिकल को यूज करते वक्त किसी भी तरीके का इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। एक और मेजर क्रिटिसिज्म इस आर्टिकल के मामले में ये है कि सेपरेशन ऑफ पावर। अगर जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर के मामले में घुस जाएगी तो जुडिशियरी का जो पावर है वो काफी ज्यादा एक्सटेंसिव हो जाएगा, जो कि अलाउड ही नहीं है। पर इस कंटेंशन को भी जस्टिफाई करते हुए कोर्ट ने ये कहा कि ड्राफ्टिंग कमिटी ने बहुत ही सोच समझ करके इस प्रोविजन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है, क्योंकि वो जानते थे कि फ्यूचर में कभी ऐसा सिचुएशन अराइज हो सकता है जब हमारे जितने भी लॉज अवेलेबल है, यानी कि सब्सटेंटिव लॉ, वो उस सिचुएशन में प्रॉपर रेमेडी देने के लिए सफिशिएंट ना हो। तो ऐसे इमरजेंसी केसेस को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने इस प्रोविजन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल के तहत जो अपना पावर है उसको काफी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। 2006 में इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस आर्टिकल को यूज करते वक्त सिंपैथी ग्राउंड पे कोई भी डिसीजन नहीं दिया जाएगा, ना ही लेजिस्लेचर के पावर में इंटरफेयर किया जाएगा। इस वीडियो से हमें ये समझ में आया कि सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल का प्रॉपरली यूज करते हुए प्रॉपर जस्टिस एंश्योर कर सकती है और अननेसेसरी डिलेड लिटिगेशन को प्रिवेंट कर सकती है, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आपको इस आर्टिकल को पढ़ करके क्या लगता है? क्या वाकई में इस आर्टिकल की कोई जरूरत नहीं थी, या फिर इस आर्टिकल के होने से जस्टिस डिलीवर करने में हमें काफी मदद मिल रही है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम रेगुलरली लीगल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।